Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिटर्न्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आदि का अध्ययन किया था। तो प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप्स थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अल्पकाल वह स्थिति होती है जिसमें हम मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित नहीं कर सकते हैं। यानी अल्पकाल में जो उत्पादन के कुछ साधन होंगे वो स्थिर होंगे और कुछ साधन क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। हम सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही क्या कहा जाता है, उत्पत्ति के नियम। अब अल्पकाल क्या स्थिति होती है जिसमें हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को क्या मानते हैं, परिवर्तनशील। तो जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील, यानी मैंने जैसे श्रम को परिवर्तनशील माना है, बाकी सभी साधनों को स्थिर माना है, या बाकी सभी साधनों को मैं परिवर्तनशील मान लूँ और श्रम को स्थिर मान लूँ। किसी एक साधन को परिवर्तनशील या अन्य को स्थिर माना जाए, या अन्य को परिवर्तनशील और किसी एक साधन को स्थिर माना जाए। तो जो उत्पादन में परिवर्तन होते हैं, अब उत्पादन में परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकते हैं। या तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, या उत्पादन क्या होगा, डिक्रीज होगा, या उत्पादन पर समान रहेगा। तो तीन स्थितियां हो सकती है कि जब भी हम उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ता है। या तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, या वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब या तो स्थिर रहेगा, या वृद्धि होगी, या ह्रास होगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पत्ति के नियम, लॉज ऑफ रिटर्न्स। ये जो तीनों स्थिति होती है इन्हें उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। ये उत्पत्ति के तीन नियम हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स उत्पत्ति वृद्धि नियम, और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स यानी उत्पत्ति समता नियम। यहाँ देखिए, अल्पकाल में जब किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा में कमी एवं वृद्धि कर रहे हैं, उत्पत्ति के एक साधन की मात्रा में हम कमी या वृद्धि करते हैं और एक साधन को स्थिर रखते हैं, तो उत्पादन की कुल मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं उत्पत्ति के नियम। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लॉज ऑफ रिटर्न से आप क्या समझते हैं, तो अल्पकाल में जब एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा में कमी या वृद्धि करने पर, यहाँ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर माना जाता है और जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि या कमी की जाती है तो उससे उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। अब उत्पादन पर मैंने बताया तीन प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है, या तो उत्पादन बढ़ेगा, या उत्पादन स्थिर रहेगा, या उत्पादन घटेगा। तो यही तीन उत्पत्ति के नियम बन गए, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इस वीडियो में हम हमारा जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसे उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा वृद्धमान प्रतिफल नियम कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है उत्पत्ति वृद्धि नियम, इसका अर्थ एवं परिभाषा। उत्पत्ति के जो नियम होते हैं इनका अभी हमने आशय देखा कि यदि उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि की जाती है, या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में कमी या वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है वह उत्पत्ति के नियम कहलाते हैं। अब जो हमारा है फर्स्ट उत्पत्ति वृद्धि नियम, तो आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि यदि हम उत्पादन के साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उससे अधिक अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो वो कहलाता है आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम। कि जिस अनुपात में आप उत्पादन में वृद्धि, जिस अनुपात में हम साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं उससे अधिक किसमें वृद्धि हुई है, उत्पादन में। आपका सीमांत उत्पादन भी इंक्रीज होगा, औसत उत्पादन भी बढ़ेगा और कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। अब सीमांत उत्पादन से क्या आशय होता है कि जब एक
उत्पादन के साधन की, जैसे हमने सीमांत उपयोगिता का अध्ययन किया था, तो सीमांत उपयोगिता तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो किससे रिलेटेड थी? उपभोग से। यहाँ जो वर्ड आएगा वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन, क्योंकि ये किससे संबंधित है? उत्पादन से। सीमांत का आशय होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल में जो परिवर्तन आता है। तो सीमांत उत्पादन से क्या आशय हुआ कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई को परिवर्तित करने से, यानी साधन की हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहे हैं, तो साधन की एक अतिरिक्त उत्पादन की साधन की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। सीमांत से आशय है कि एक अतिरिक्त इकाई का, जैसे सीमांत उपयोगिता का क्या आशय था कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपभोग में, टोटल कंजम्पशन में जो परिवर्तन आता था वो आपका सीमांत उपयोगिता कहलाता है। उसी तरह उत्पादन के साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। तो जब उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए और इससे सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो तो इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। आप उत्पत्ति के साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और उससे सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, तो वो कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब इसकी आपको एक व्याख्या दी गई है, उससे पहले परिभाषा कि इस प्रकार एक या एक से अधिक उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए। ये एक उत्पत्ति के नियम की बेसिक लाइन है कि हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ को परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन करने से यदि कुल उत्पादन में वृद्धि होती है तो वो हमारा कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। यदि कुल उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है, यानी जिस अनुपात में आप उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हैं उससे अधिक अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसे हम कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। आपको एक टेबल से समझाया गया है। देखो, श्रम और पूंजी की इकाइयाँ ली है, ये आपका टोटल प्रोडक्शन है, ये है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 माइनस टीपी ऑफ n-1। या अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये देखिए, फर्स्ट यूनिट का 10 है, इसका भी 10 रहेगा। अब ये 15 कहाँ से आया? तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 10 तो आपका आ गया 15। ऐसी तरह से फिर नीचे आपका चेंज हो जाएगा कि 49 में से आपको 25 माइनस करा तो 24, 84 में से 49 माइनस करा 35 और 134 में से 84 माइनस करा तो 50। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, मतलब आपने उत्पादन के साधन की पहले श्रम और पूंजी की एक इकाई लगा रहे थे, फिर आपने श्रम और पूंजी की इकाइयों को बढ़ाकर 2 कर दिया, तो उससे क्या हुआ? कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो सीमांत उत्पादन हम क्या करते हैं? 25 माइनस 10 15, 49 माइनस 25, यानी तीसरी इकाई का कुल उत्पादन माइनस दूसरी इकाई का कुल उत्पादन, तो वो आपका आ जाएगा सीमांत उत्पादन। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि जो जो उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि होती है, हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, त्यों त्यों सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन तीनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है उसी तुलना में उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ रहा है। ये उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी होता है कि जब हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में जो वृद्धि करते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। इस रेखा चित्र में आपको उत्पत्ति के साधन बढ़ते हुए जैसे यहाँ हमने OX एक्स पर लिया है श्रम और पूंजी की इकाइयाँ और OY एक्स पर है उत्पादन की मात्रा। अब आपका ये TP यानी टोटल प्रोडक्शन, MP यानी मार्जिनल प्रोडक्शन और AP यानी एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, ये तीनों। अब देखिए, कुल उत्पादन हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन और फिर आपका बनेगा एवरेज प्रोडक्शन की लाइन। हमेशा जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो वह औसत उत्पादन से तेज गति से बढ़ेगा और जब
गिरने की दशा आती है, जब भी सीमांत लागत है या सीमांत आगम है, जब भी गिरेंगे तो वो औसत से तेज गति से गिरता है और औसत से तेज गति से ही बढ़ता है। अब यहाँ आपको इसको समझा रखा है कि उत्पादन के साधन की अधिक अब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू कैसे होता है कि हम जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं तो उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि क्यों होती है। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे उत्पादन के साधनों की अधिक इकाइयों का जब हम प्रयोग करते हैं, पहले एक श्रम और पूंजी की इकाइयाँ थी, फिर जैसे जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो संगठन में सुधार होता है, साधनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, बड़े पैमाने की बाह्य और आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, और जो स्थिर और अविभाज्य साधन है कि हम जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते तो उनका प्रयोग भली भांति होने से इन सबके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में भी बड़ी तेजी से वृद्धि होने लगती है। ये उत्पादन में वृद्धि का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि साधनों का अनुपात अनुकूलतम नहीं हो जाता है, और इस अनुकूलतम बिंदु के बाद भी यदि हम साधनों के अनुपात में वृद्धि यानी हम उसके बाद भी साधनों को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखते हैं तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में कमी आने लगती है। यानी ये आपको कारण बताए गए हैं कि किन कारणों से साधन में वृद्धि करने पर उत्पादन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो ये आपके उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या है। किसी भी नियम की हम व्याख्या करते हैं तो उस नियम से क्या आशय है, उस नियम की यदि मान्यताएं हैं तो क्या मान्यताएं हैं, फिर उसके बाद आप टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद रेखा चित्र, टेबल को भी एक्सप्लेन करेंगे, रेखा चित्र को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। रेखा चित्र में कि OX पर श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं, OYX पर उत्पादन की मात्रा ली गई है, TP टोटल प्रोडक्शन या हम हिंदी में लिखे तो कुल उत्पादन वक्र है, AP एवरेज प्रोडक्शन कर्व है और MP मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है। अब TP, AP और MP तीनों बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमें नियम की व्याख्या करनी है। अब आपको सेकंड दिया गया है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो इसे लागत ह्रास नियम भी कहा जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम को दूसरे शब्दों में हम लागत ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम उत्पादन के साधन की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन सभी बढ़ते हैं, तो लागतों में क्या आती है, कमी आती है। अभी हमने कारण देखे कि जब हम अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो हमें बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, मितव्ययता, साधनों की अविभाज्यता के कारण प्रबंधकीय कुशलता, तो इन सब से क्या होता है, लागतों में कमी आती है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहा जाता है। लागत की दृष्टि से उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। इस नियम में हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उसकी तुलना में उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है, अब ये जो मार्जिनल वर्ड है वो सभी में यूज़ आता है, जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मार्जिनल कॉस्ट व एवरेज कॉस्ट दोनों में कमी आने लगती है। यह कमी उस समय तक आती रहती है जब तक कि साधनों के बीच आदर्शतम संयोग स्थापित नहीं हो जाता। तो मैंने बताया ना कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था तो वो एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा था। अब ये मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल एवरेज से गिरते समय मार्जिनल कॉस्ट तेज़ी से गिरेगी औसत कॉस्ट की अपेक्षा। इस रेखा चित्र में AC तथा MC वक्र दिखाया गया है जो यह बताता है कि जो जो उत्पादन बढ़ता है त्यों सीमांत एवं औसत लागत वक्र घटते जाते हैं, लेकिन जिस गति से सीमांत लागतें गिरती जाती है उसकी तुलना में औसत लागत कम तेज गति से गिरती है। अब इसका क्षेत्र और सीमाएं आपको दी गई है कि इस नियम की क्या लिमिटेशन है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये एक अभी जो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के 3 नियम, वृद्धि नियम, समता नियम, ह्रास नियम, हम एक एक करके तीनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये एक परंपरागत अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है जिन्होंने उत्पत्ति के तीनों नियमों को अलग अलग बांटा है। तो ये कहा जाता है कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है वो एक प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभ किसी भी व्यवसाय में जो प्रारंभ में लागू होता है वह होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो अब
ये एक प्रारंभिक दशा है कि, और उसके बाद समय की क्रियाशीलता। यहाँ ये प्रश्न होता है कि ये अनिश्चित समय तक लागू रहेगा। तो कोई भी नियम अनिश्चित समय तक, जब तक साधनों का अनुकूलतम आदर्शतम संयोग स्थापित है तब तक आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम लगेगा। उसके बाद भी यदि हम उत्पादन के साधन की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में या स्थिर रहेगा तो वो हमारा कौन उत्पत्ति समता नियम, और गिरने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी तो वो उत्पत्ति ह्रास नियम की है। क्रियाशील होने के कारण या दशाएं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के क्या कारण है, यह भी हमने पहले भी अध्ययन किया कि साधनों की अविभाज्यता होती है। अब कोई मशीनरी है तो अब मशीन को छोटे छोटे, यदि मुझे कि उस मशीन में एक बार में 50 वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हम ऐसे थोड़ी है कि उस मशीन के टुकड़े कर देंगे, मुझे तो 10 वस्तु ही बनानी है। तो साधनों की, या एक लेबर है तो लेबर एक दिन में इतने, आप लेबर में फिर भी घंटों के अकॉर्डिंग, लेकिन साधनों की अविभाज्यता के कारण भी हमें प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। साधनों के छोटे छोटे भाग नहीं किए जा सकते, जैसे मशीन, प्रबंधक, पूंजी आदि को हम मनचाहे रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। कई आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो व्यवसाय में अनेक आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। इन बचतों के कारण एक सीमा तक उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है, लागत घटती है और उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। नेक्स्ट है साधनों की पर्याप्त उपलब्धि। यदि जो आवश्यक साधन है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो क्या होगा कि अगर हम साधनों में कमी और वृद्धि कर सकेंगे तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होगा और एक सीमा तक अनुपात उत्पादन अधिक बढ़ेगा, लागत कम होगी और उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। यानी जब तक हम साधनों को बढ़ा सकते हैं तो जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाएंगे उस अनुपात से अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है यदि साधनों की पर्याप्त उपलब्धि है। साधनों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। महंगे साधनों को हम सस्ते साधनों से प्रतिस्थापित करेंगे तो लागत घटेगी और उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। वैज्ञानिक आविष्कार या तकनीकी परिवर्तन भी इस नियम को क्रियाशील बनाते हैं, क्योंकि आजकल हम की कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो, इस पर बहुत रिसर्च किया जाता है। तो जब उन तकनीकों को अपनाया जाता है तो कम लागतें घटती हैं और उत्पादन बढ़ता है। व्यावसायिक प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें कम से कम लागत पर अधिक मैनेज का यही वर्क होता है कि उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी साधन है का यदि हम उत्पादन करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में सामान्यतया उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम से क्या आशय था कि जब उत्पादन के किसी एक साधन या उत्पादन के परिवर्तनशील साधन अन्य साधनों को स्थिर मानकर परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि की जाती है तो उससे अधिक यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में हम इसे लागत ह्रास नियम कहते हैं। इसके क्या लागू होने के कारण हैं और उत्पत्ति के नियम किसे कहते हैं, तो उत्पत्ति के नियम भी वही है कि अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर माना जाता है और यदि परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन करने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उत्पत्ति के नियम कहते हैं। तो उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति समता नियम। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।